हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये क्लास 10th की हिस्ट्री का पहला टॉपिक भी है, तो स्टार्ट करते हैं। फेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने 1848 में एक पेंटिंग बनाई थी। उन्होंने उस पेंटिंग में ये दर्शाया था कि यूरोप एंड अमेरिका के जो लोग हैं, यानी यूरोप और अमेरिका के जितने भी देश हैं, वो लाइन बाय लाइन एक लॉन्ग ट्रेन मार्चिंग में लोग शामिल हुए थे। मतलब कि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे उन्होंने उस पेंटिंग में दिखाया था। और उस पेंटिंग में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है, उन्होंने एक हाथ में लाइट ली थी, यानी एनलाइटमेंट ऑफ लाइट ली थी एक हाथ में, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स की बुक एक आती है, बुक थी एक यूरोप की, उन्होंने उस हाथ में लिया था। और उसी पेंटिंग में उन्होंने एक ये भी दर्शाया था, जो जर्मनी जो उस टाइम यूनाइट यानी इंडिपेंडेंट नहीं था, वो जर्मनी भी उस लॉन्ग मार्च में दिखा था, ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग में। यानी ये जो जर्मनी उस टाइम यूनाइट नहीं था, यानी इंडिपेंडेंट नहीं था, तब भी उसने यानी वो जो फ्रेडरिक सोरियो हैं, उन्होंने इस पेंटिंग में उनको दिखाया था। और लास्ट इसका है कि जो हेवंस यानी जो स्वर्ग है, उस पेंटिंग में उन्होंने दिखाया था कि स्वर्ग में से क्राइस्ट, सेंट्स और जो एंजल्स हैं, एंजल्स हमारी वो ब्लेसिंग्स दे रही हैं जितने भी लोगों को। तो यानी उस पेंटिंग के उस फ्रेडरिक सोरियो ने जो 1848 में उन्होंने पेंटिंग बनाई थी, उससे वो ये दिखाना चाहते थे कि अब यूरोप के लोग और अमेरिका के, रशिया के ये लोग आपस में ना लड़े। मतलब आपस में जो लोग लड़ाई किए थे, तभी वर्ल्ड वॉर हो गया, तो वो लड़ाई ना करें, सब लोग एक यूनाइट होकर रहें। तो फ्रेडरिक सोरियो ने यही इस पेंटिंग के चलते उनको एक संदेश दिया था। और इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 led to the transfer of sovereignty from the monarchy to body of French citizen। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद मोनार्की सिस्टम वहाँ से हट गया, तो वहाँ पे सिटीजन्स को वहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे थे लोग, क्योंकि उसके पहले मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम में राजा महाराजा होते हैं, तो वो अपना एक रूल चलाते हैं। तो ये यानी 1789 का जो वो रिवॉल्यूशन होता है फ्रेंच, उसके बाद से ये हट गया था। जैसे लुइस 16 ने उन पर खूब ढेर सारा टैक्स लगाया था, तो अब वो वहाँ पे राज नहीं कर सकते थे। अब वहाँ पे वो फ्रेंच यानी डेमोक्रेसी जैसी आ गया था। यानी पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं आया था, लेकिन जो रूल था वो पीपल्स के हाथ में हो गया था, यानी यहाँ पे कॉमन पीपल्स उनके हाथ में हो गया था। इसी के कुछ पॉइंट्स आपको हम बता दे रहे हैं। आइडिया ऑफ लेस सिटीजन ला पार्सी द फादरलैंड इंट्रोड्यूस्ड, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर replaced from the royal standard, centralized administrative system, uniform law were made for all, French became the common language of the nation। अब इन चारों पॉइंट्स का मतलब बता देते हैं। यानी जो वहाँ पे फादरलैंड थे, उनको लेस, यानी अब जैसे उसके 1789 के पहले क्या था कि कोई भी एक अपनी ज़मीन नहीं ले सकता था, कोई भी जैसे, और अगर किसी के पास वो ज़मीन भी है तो वो राजा के अंडर आती थी। तो अब उसके पास जो जिसका वो फादरलैंड था, यानी उसका जो फादरलैंड है, यानी उसका जो ओरिजिन लैंड है, वो उसके पास रहता था, यानी वो उसके ऊपर कुछ भी कर सकता थे। और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हटा दिए गए थे, यूनिफॉर्म लॉ मेड, यानी सबके लिए एक ही जैसा लॉ बना दिया गया था, यानी वहाँ पे लॉ के लिए सब इक्वल हैं। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, यानी उसके पहले, रिवॉल्यूशन के पहले, 1789 के पहले वहाँ पे ढेर सारे लोग रहते थे, यानी जितने थे सब किसान थे, कोई इधर से कोई उधर से, तो कोई ना कोई अलग अलग लैंग्वेज बोलता था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पे वो लैंग्वेज भी जो फ्रेंच है वहाँ की एक कॉमन लैंग्वेज हो गई, यानी लगभग सब स्पीक करते थे। लास्ट है इसका, फ्रेंच आर्मीज मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली इन 1790s एंड कैरिड द आइडिया ऑफ नेशन। यानी फ्रांस से लोग बाहर जाते थे, यानी वहाँ के लोगों को, मतलब एक फिलासफर के रूप में लोग बाहर जाते थे, जहाँ के लोग मुश्किल में हैं वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे लोग संदेश देते थे कि हमारा देश में मुश्किल में था, हम लोगों ने ऐसे ऐसे रिवॉल्यूशन किया तो हमारा देश इससे आज़ाद हुआ। तो ऐसा उन लोग करते थे। लेकिन 1789 में उनका रिवॉल्यूशन हो गया, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा नहीं थी, उन लोग सिर्फ 10 साल खुश रहे। उसके बाद वहाँ पे आ गए नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन रिटर्न टू मोनार्की बट इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स called Civil Code of 1804 और नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन बोनापार्ट आए फ्रांस में, और फ्रांस में उन्होंने कब्जा कर लिया, और उन्होंने वो 1799 में युद्ध हुआ फ्रांस और नेपोलियन के बीच, यानी वॉर हुआ, और उसमें नेपोलियन जीत गए। तो अब नेपोलियन जब जीत गए तो रूल उनका होगा। तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, 1799 में फ्रांस फिर से हार गया, यानी फिर से वो गुलाम बन गया। और 1804 में नेपोलियन, उससे पहले भी वो रूल करता, लेकिन 1804 में उसने एक अपना खुद का नेपोलियनिक कोड
लॉन्च किया। और नेपोलियन ने इसको एक हाँ यानी ये उसको वो अपना खुद का रूल्स लॉन्च किए थे। जैसे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गवर्नमेंट ने लागू किया था, ढेर सारे लोग मिल के लागू किए थे, वैसे वहाँ पे उसने खुद के कुछ यूनिफॉर्म लॉज इम्प्लीमेंट कर दिए थे। उस लॉज को हम देख लेते हैं। हाँ, नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस एंड इंट्रोड्यूस द सिविल कोड ऑफ 1804 विच केम टू बी नोन एज नेपोलियन कोड। मैंने आपको बता दिया इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। 1804 का इससे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ द कोड, इट रिमूव्ड ऑल privileges based on birth, established equality before the law, it simplified administrative decisions in Dutch Republic, Switzerland, Italy and Germany, it abolished feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues, it removed guild system, it led the establishment of universal laws, centralized weights and the common national currency, which facilitate the movement and exchange of goods from वन रीजन टू अनदर। देखिए नेपोलियन, बहुत लोग बोलते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने वहाँ पे रूल किया, लेकिन वो रूल किया था लेकिन वहाँ पे एक पॉजिटिव रूल किया था। अब क्योंकि इन्होंने जो भी यहाँ पे कोड पास किए, जितने भी रूल्स उन्होंने पास किए थे उसमें बहुत से ऐसे थे जो पॉजिटिव थे, एक या फिर दो थे जो नेगेटिव थे। जैसे देख लीजिए, जो जितने भी वहाँ के लोगों के ऊपर प्रिविलेजेस थे, बर्थ के ऊपर जो प्रिविलेजेस बेस्ड थे उन्होंने उसको हटा दिया था। सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ दे दिया था, ये उनका सबसे बहुत बढ़िया था। क्योंकि उसके पहले वहाँ पे ऐसा नहीं था। उसके पहले वहाँ पे क्या सिस्टम था, उसके पहले क्या था कि लोगों को कैटेगराइज किया गया था, जो सबसे गरीब है, जो मिडिल में है, जो सबसे अमीर है, ऐसे। तो सबको ये लॉ के पास मतलब सब लॉ के सामने इक्वल नहीं थे। तो नेपोलियन ने वो एक बहुत बढ़िया काम किया था। फिर उसके बाद उन्होंने डच रिपब्लिक और स्विट्जरलैंड और इटली यानी वहाँ के सबके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी आर्मी सिस्टम, पुलिस सिस्टम, सबको चेंज कर दिया और बढ़िया कर दिया। और लोगों जो वहाँ के छोटे किसान थे, कारपेंटर्स थे, वर्कर्स थे, फार्मर्स थे, उन लोग पहले सबडम और उन लोग पहले जैसे कुछ भी कमाते थे तो टैक्स दे देते थे और बहुत ज़्यादा टैक्स दे, जितना कमाएंगे उतना टैक्स उन लोग दे देते थे। तो ये सबडम और मैनोरियल ड्यूज ला के वहाँ पे कि बहुत कम टैक्स लेता था। और उन्होंने गिल्ड सिस्टम भी रिमूव कर दिया, जिससे कि आप कहीं भी अपनी खुद की ज़मीन ले सकते थे फ्रांस में। ओके और वहाँ पे जितने भी यूनिवर्सल मतलब एक खुद की डेमोक्रेसी नेपोलियन ने वहाँ पे अपनी बना दी थी और उसका बहुत पॉजिटिव रिएक्शन भी था। और ये बहुत अच्छा काम भी करते। फ्रांस के लोग इनसे ज़्यादा कुछ दुखी भी नहीं थे। तो लेकिन अब जैसे फ्रांस के लोग दुखी नहीं थे, लेकिन आसपास की जितनी भी नेशंस थी ये इनसे थोड़ा नाराज़ थे। और उसमें आगे हम आपको दिखा दे रहे हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary was a patchwork of many different regions and people. Half of them spoke Magyar, aristocrats spoke Polish, while variety of dialects were spoken others. Thus, it was not easy to unite them. अब इसका मतलब है हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वहाँ पे, वो हैब्सबर्ग एक एम्पायर था, एक राजा था, मतलब एक किंगडम टाइप का था। आप इतना ही समझिए। वो ऑस्ट्रिया और हंगरी और बहुत से अगल बगल के नेशन थे यूरोप को, उन सबको कंट्रोल करता था, यानी उनकी वो कॉलोनी थी। और जैसे अब 1789 में वहाँ पर फ्रांस पर रिवॉल्यूशन हुआ, फिर सब लोग यूनाइट हो गए रिवॉल्यूशन के। इसके पहले लोग यूनाइट नहीं थे। तो फिर जब नेपोलियन आया तो अब वहाँ पे फ्रांस में भी बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो कोई मैग्योर स्पोक करता था, मतलब कोई मैग्योर बोलता था, कोई पॉलिश लैंग्वेज बोलता था, कोई डच बोलता था। तो ऐसे उन लोग को यूनाइट करना बहुत मुश्किल था। आगे देखते हैं। ज़ोल्वेरियन वॉज अ कस्टम यूनियन फाउंड बाय अ प्रूशियन इन 1834 and joined by the German states to abolish tariff barriers and reduce the number of currency over 30 to 2। यानी एक ज़ोल्वेरियन वहाँ का कस्टम यूनियन था जो प्रूशिया ने फॉर्म किया था 1834 में। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ज़ोल्वेरियन कस्टम यूनियन था, प्रूशिया के द्वारा फॉर्म किया गया था 1834 में। और उसमें क्या था कि जर्मन स्टेट्स जो थे, मतलब पहले क्या था फ्रांस में और यूरोप में कि आप अगर एक देश से दूसरे देश में, अगर एक सिटी से दूसरे सिटी आपको जाना है तो वहाँ पे आपको टैरिफ बैरियर यानी पैसा देना पड़ता था, बहुत पैसा, इतना टैक्स देना पड़ता था कि अगर आप मानिए आप एक बिजनेसमैन है, आप 1000 रुपये का सामान वहाँ पे आप 1000 रुपये का सामान वहाँ पे लेके जा रहे हैं। मानिए आप फार्मर हैं, 1000 रुपये का आप वेजिटेबल यानी 1000 रुपये की वेजिटेबल आप वहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो जहाँ पे बॉर्डर होता था वहीं पे उनको लगभग
500 से 600 रुपये मानी टैक्स देना पड़ता था। अब वो 500 से 600 रुपये जब टैक्स ही दे दिए, फिर वहाँ पे जाके भले ही 1000 का पूरा बेच भी आएंगे, तो तब भी उनको 400 का ही प्रॉफिट होगा। जितना उनको 600, 800, 1000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता था। तो ये सब लोग मिल के वहाँ पर जॉल्वेरियन से कस्टम यूनियन जो था, ये सब यानी करेंसीज को लो कर दिया, यानी ये टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश कर दिया, यानी अब टैरिफ बैरियर्स को नहीं मानते थे। और ये नेपोलियन नहीं करवाया था, नेपोलियन ने और लोगों ने मिलकर। फिर 1815, अब जैसे 1804 में उन्होंने नेपोलियन ने कोड पास किया। अब 1815 में वो भी नेपोलियन बहुत अच्छे रूलर थे, वो फ्रांस के लोग उनसे बहुत खुश थे, लेकिन अगल बगल के जो लोग थे वो सब इनसे बहुत खुश नहीं थे। तो उन्होंने नेपोलियन के साथ 4 देश मिलकर नेपोलियन से वॉर कर लिए। बैटल ऑफ वाटरलू, इसको ये वाटरलू में युद्ध हुआ था, और उसको बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें प्रब नेशंस, सॉरी इसमें मैं लिख नहीं पाऊंगा, उसको बोलते थे प्रब नेशन, रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों देश मिलके नेपोलियन को डिफीट कर दिया, यानी हरा दिए। और वाटरलू में उन्होंने हरा दिया उनको। और 1815 में उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया, ट्रीटी ऑफ वियना जिसको बोलते हैं। और ट्रीटी ऑफ वियना साइन कर दिया, तो उनका मेन मकसद क्या था, वो सेटलमेंट सुसाइड कर दिया। मेन मकसद क्या था उनका, कि यही था कि वो जो मोनार्की, जैसे जो नेपोलियन रूल किया था, तो नेपोलियन क्या था कि उन लोग ये सोचे थे कि नेपोलियन जब वहाँ पर रूल कर रहा है, लेकिन तब भी वहाँ के लोग उनसे इससे खुश हैं, तो अगर वो आगे जाके और पूरे यूरोप में रूल करने लगेगा तो इन लोग फिर कहाँ जाएंगे। तो इसलिए लोग इस पर हमला कर दिया और इसको हरा दिया। ओके, फिर आगे है, और यही फिर 1812 फिर 1815 में उन्होंने हराया। और क्या बोलते हैं 1850 में उन्होंने एक सेटलमेंट ड्रॉ भी कर लिया, जिसमें उन्होंने मोनार्की रिस्टोर कर दिया। अब मोनार्की रिस्टोर हो गया तो वहाँ का सब सिस्टम ही बदल गया, क्योंकि जो पहले था वो फिर से आ गया, सबको टैक्स देना पड़ता था, राजा महाराजा वाला सिस्टम फिर से आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम द बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। जो बर्बन डायनेस्टी थी, यानी जो उसकी जो पहले भी था राजा महाराजा सिस्टम, वो वापस से वहाँ पे स्टोर हो गई। लेकिन वहाँ पे ये नहीं था कि कोई राजा रूल करता था, मतलब उसको स्टोर करने का मतलब कि टैक्स फिर से उतने ही कर दिए कि जितने पहले थे। और वहाँ पे 3 तरीके के लोग रहते थे, थर्ड क्लास, मतलब थर्ड स्टेट, सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे जो जीजस होते थे, अब चर्च में काम, कैथोलिक्स, इन सब चर्च में काम करने वाले लोग। मिडिल क्लास में आते थे जो जैसे मजिस्ट्रेट हो गए, पुलिसमैन हो गए, ये सब आते थे। और जो एकदम लोअर होते थे, थर्ड क्लास, उन लोग में कारपेंटर्स, वर्कर्स, फार्मर्स, तो उन लोग पे ही ज़्यादा टैक्स था। तो इसलिए उन लोग जितना कमाते थे उतना टैक्स दे देते थे। तो इसलिए उन लोग क्या बोलते हैं, लड़ाई किए वहाँ पे, यानी एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, जिससे फ्रांस आज़ाद हुआ लुई 16 से। ये तो हमारी खैर पुराना टॉपिक है। आगे हम देखते हैं। द मेन इंटेंशन ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना वॉज to restore monarchies that overthrown by Napoleon and create new conservative order in Europe। देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया था कि इनका मेन मोटिव क्या था कांग्रेस ऑफ वियना में, कि जो इन्होंने जितने भी नेपोलियन ने कोड लगाए थे उसको हटा के मोनार्की को रिस्टोर कर देना, यानी फिर से वही पुराना वाला सिस्टम, और एक नया कंजर्वेटिव सिस्टम ऑर्डर एक यूरोप में जाएगी। इन लोग ने भी कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन वहाँ पे इन लोग एक नया कंजर्वेटिव सिस्टम लाए, चारों देश मिलके, क्योंकि अब ये फ्रांस तो कॉलोनी हो गई उनकी, अब उस पर इन लोग रूल करने लगे, तो एक नया कंजर्वेटिव सिस्टम लाया। उससे भी फ्रांस के लोग उतने खुश नहीं थे। द इटालियन रिवोल्यूशनरी, और उस टाइम क्या था यूरोप में, पूरे यूरोप भर में हर देश में कुछ ना कुछ वॉर, कुछ कहीं हंगरशिप, कहीं हार्डशिप, कहीं कुछ ना कुछ, कहीं छोटे मोटे रिवोल्यूशन बहुत होते थे। ये हम आपको कब की बात बता रहे हैं, 1830 से लेके 1850 तक यूरोप में सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशन और सबसे ज़्यादा वॉर हुए, सबसे ज़्यादा, मतलब हर देश में होते थे। तो उस टाइम यूरोप की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। बहुत सी वहाँ पे सोसाइटीज़ बनती थी, वहाँ बहुत सीक्रेट सोसाइटीज़ बनती थी, जैसे यंग इटली हो गया, यंग यूरोप हो गया। मैटरनिच कॉल्ड हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोसाइटी। जो गुज़ेपे मैज़िनी थे, एक फ़िलासफ़र थे बहुत बड़े, और फिलासफर थे और बहुत महान थे ये। तो यही सबको एक फ़िलासफ़ी देते थे, मतलब सबको समझाते थे कि अगर हम अभी आगे नहीं बढ़ेंगे तो इन लोग सालों तक हम पे रूल करते रहेंगे, ऐसा वैसा करके। फ़िलासफ़ी आप जानते होंगे क्या होता है, कि एक लीडर जैसा। तो इन्होंने बहुत सी यंग सोसाइटीज़ फॉर्म की, यंग इटली, यंग यूरोप, जिसमें लोग आते, जैसे इंडिया जैसे आज़ाद हुआ है वैसे वहाँ पे भी बनते थे लोग, वहाँ पे भी एक ग्रुप बनता था, लोग लड़ाई करते थे। तो ऐसे, तो वहाँ के रूलर थे मैटरनिच, मतलब एक नॉर्मल पीपल थे वो बोले थे द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। वो क्या बोलते हैं, गुज़ेपे मैज़िनी को ये बोले थे।
तो फिर आगे है सून सीक्रेट सोसाइटीज़ वर फॉर्म्ड इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। अब जैसे जितनी भी एक बार गुज़ैपी माज़िनी ने सोसाइटीज़ फॉर्म की इटली में और यूरोप में, तो फिर वहाँ पे इतनी सोसाइटीज़ फॉर्म हुई कि अब जैसे एक आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम भी आज़ाद होना चाहेंगे। तो ऐसे ऐसे करके वहाँ पे बहुत सी सोसाइटीज़ फॉर्म हुई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्या बोलते हैं 1813 से लेके 1848 में यूरोप में सिर्फ रिवॉल्यूशन ही हुआ है, तो वो यहाँ पे आ गया, वो वाला टॉपिक यहाँ पे आ गया। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस, जुलाई 1830। द बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरी हु इंस्टॉल्ड लुइस फिलिप एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1830 में शुरुआत हो गया, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि अब हर जगह मोनार्की सिस्टम आ गया, तो लोग अब और परेशान होते थे। जितना कमाते नहीं थे उतना टैक्स में चला जाता था। लोग से मतलब जितने भी वहाँ पे रूलर थे, किंग्स थे, उनसे लोग परेशान थे, क्योंकि अब जितना वो कमाएंगे उतना टैक्स ही भर देंगे, तो अपने ऊपर क्या खर्च करेंगे, अपने परिवार के ऊपर क्या खर्च करेंगे। फिर जो फार्मर्स थे वो अपने लिए क्या कहाँ से सीड लेंगे, तो बहुत सी दिक्कतें थी। बहुत हंगर और बहुत हार्डशिप हो गया था 1830 से लेकर 1848 में यूरोप में। फिर उसमें एक टॉपिक है जुलाई रिवॉल्यूशन स्टार्टेड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेट द बेल्जियम सेपरेटिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ सोनेट। यानी जो बेल्जियम है, बेल्जियम पहले नीदरलैंड का हिस्सा था, तो जुलाई रिवॉल्यूशन में ये भी एक अलग एक नेशन बन गया, यानी बेल्जियम एक अलग नेशन बन गया और उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स। थर्ड है हमारा द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन ग्रीस स्टार्टेड इन 1821। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल of 1832 recognized Greece as independent nation। अब इसमें क्या हुआ, 1821 से वहाँ पे स्ट्रगल चालू हो गई ग्रीस में। ग्रीस की कैपिटल एथेंस चालू हो गई, और फिर वहाँ पे लगभग 10 से 11 साल उनको, अब जैसे 1821 में स्ट्रगल चालू, 1832 में जाके इनको आज़ादी मिली, जहाँ पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ। अब इन्होंने 11 साल स्ट्रगल किया अपने देश को आज़ाद करने के लिए। अब सोचिए वो छोटा सा देश ग्रीस, उसको 11 साल लग रहे हैं एक अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, तो एक बड़े देश जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी, इन लोगों को कितना टाइम लगेगा। अब इसी में क्या बोलते हैं, यूरोप में बहुत से ऐसे, मतलब क्या था यूरोप में पहले कि एक फर्स्ट क्लास थे, फिर मिडिल क्लास थे, फिर थर्ड क्लास थे। तो जो फर्स्ट क्लास थे वो बहुत बढ़िया लोग होते थे, जैसे चर्च में काम करने वाले हो जाएंगे, कैथोलिक्स हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे, जीसस क्राइस्ट, वो तो जितने बड़े लोग। सेकंड क्लास में वही मैजिस्ट्रेट हो गए, वकील हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, जो मिडिल क्लास वाले में। और थर्ड स्टेट में आते थे जो बहुत गरीब होते थे। तो उसी टाइम 1800 ईस्वी में, 1818 सेंचुरी में वहाँ पे एक नई क्लास, उनको न्यू मिडिल क्लास बोलते थे, उनको एरिस्टोक्रेसी बोलते थे। तो मेन क्या बोलते हैं, यूरोप को सुधारने का काम एरिस्टोक्रेसी नहीं किया, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी जो होते थे ये बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे। यानी अब जो पढ़ा लिखा है वो हर चीज़ जानता, हमारी राइट्स क्या, हमारा देश क्या, मतलब वो अपना, मतलब उनके मन में एक फीलिंग आती थी कि नहीं हमारा देश है, हम देश के लिए अपनी जान दे देंगे, आई वांट टू सर्व माय कंट्री। ऐसे उनके अंदर एक खुद से फीलिंग आती थी, और वो पढ़े लिखे थे, तो उन लोग खुद चाहते थे कि नहीं हमारा देश आज़ाद हो। अगर वो जैसे ये चाहते थे कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। अब जो ज़्यादा अमीर है उसके लिए लॉ अलग है, और जो सबसे गरीब है उसके लिए लॉ अलग है, उसके लिए टैक्स अलग है। ऐसे बहुत सी चीज़ें थी। तो मिडिल क्लास वहाँ पे एक राइज हो गई, मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग होते थे। और ये नॉर्मली एग्जाम्स में पूछा भी जाएगा कि मिडिल क्लास कब क्या बोलते हैं वो रिफॉर्म होते। तो मिडिल क्लास वही 1830 से लेके 1848 के बीच में रिफॉर्म होते। और यही मेन कारण है कि वर्ल्ड वॉर 1 होने का सबसे मेन कारण यही है कि न्यू आ गए थे, ये न्यू मिडिल क्लास रिफॉर्म हो गए थे। क्योंकि अगर जब तक एक नए लोग मतलब जैसे अगर कोई एक सोसाइटी में से नहीं पहल करेगा कि नहीं हमें अब आज़ादी चाहिए, हमें ये चाहिए, तब तक कोई उसके पीछे नहीं आता, क्योंकि लोग डरते हैं। अब इसी में मैं आपको एक मैप दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे ये देखिए, ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रो हंगरी। अब इसी में आपका आ जाता है फ्रांस भी आता है, सॉरी छोटे छोटे आते हैं, जैसे इसमें आपका आगे ऑस्ट्रो हंगरी में आपके आ जाते थे उस टाइम, डेनमार्क, पोलैंड, नॉर्वे, ऐसे करके बहुत से नेशंस आते थे। तो ये ऑस्ट्रो हंगरी ने ऑक्यूपाई किया था। रशिया उस टाइम यहाँ तक था, जर्मनी इतने में था। अब ये जितने आपको नेशंस दिख रहे हैं ये किसी ना किसी की कॉलोनी थी, या ये ज़्यादातर अमेरिका की कॉलोनी थी। ओके, आगे है हमारा, और देखिए ये इटली हमारे यहाँ पे। और अभी भी अब 1832 में मानिए ग्रीस तो आज़ाद हो गया, लेकिन अभी इटली, फ्रांस, जर्मनी ये सब आज़ाद नहीं हुए थे। ये सब अभी आगे जाके आज़ाद हुए। ये सब क्योंकि अब रिवॉल्यूशन तो चालू हो गए थे 1830 में,
1830 उसी टाइम हंगर और हार्डशिप, क्योंकि हर जगह जब युद्ध हो रहे हैं तो कोई फार्मर अब फार्मिंग करेगा नहीं, तो कहाँ से सबके खाने के लिए आएगा। तो इसलिए वो 1830 से लेके 1850, 60, 70, इवन 19 तक क्या बोलते हैं, यूरोप के लोग बहुत परेशान थे। वहाँ पे बहुत बड़ी हंगर और हार्डशिप आ गई थी। और एक ये आपको मैं पहले ही दिखा दे रहा हूँ, ओटोमन एम्पायर, ये बहुत मेन चीज़ है। मेनली बोला जाता है, मेनली क्या हम आपको बता दें कि ओटोमन एम्पायर के वजह से ही वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था। अब ये मैं आपको आगे बता देता हूँ ओटोमन एम्पायर की वजह से क्यों वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। अब ये देख लीजिए, अब हाँ, ऊपर यहाँ पे जितने रशिया, फ्रांस, अमेरिका वो दूसरे वाले मैप में हैं, और नीचे ये हमारा ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर के लीडर इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर थे, वो इस्लामिक वर्ल्ड के राजा थे। अब आपको हम दिखा दे रहे हैं जर्मनी। अब जैसे 1832 में ग्रीस आज़ाद हुआ, वैसे ही जर्मनी की बारी आ गई आज़ाद होने की। जर्मनी मिडिल क्लास वॉज वांटेड टू यूनाइट, यानी ये जो वहाँ के जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो सोचे अब नहीं, जब सब आज़ाद हो रहे हैं तो हम भी आज़ाद होंगे। तो दीज रीबलर्स वर सपोर्टेड बाय जंकर्स ऑफ प्रूशिया, यानी जो जंकर्स एक आर्मी वालों की तरह होते थे, वो यानी जर्मनी के लोग जंकर्स की वजह से सपोर्ट किए गए। और वहाँ पे प्रूशिया स्टार्टेड अ मूवमेंट नेशनल यूनिफिकेशन अंडर ओटो वन बिस्मार्क। जो जर्मनी की यूनिफिकेशन में अगर मेन किसी का कारण है तो ओटो वन बिस्मार्क का ही है। ओटो वन बिस्मार्क ही जर्मनी को आज़ाद कराए थे, एक तरीके से देखा जाए तो वही आज़ाद, क्योंकि उन्होंने ही पहल की थी। तो जर्मनी को आज़ाद होने में 3 वॉर हुए, 7 साल हुए। किससे हुए? पहले ऑस्ट्रिया से 2 साल, फिर डेनमार्क से, फिर फ्रांस से, फिर एंडेड इन प्रूशिया विक्ट्री। और जब इन सब से युद्ध हुआ, मतलब वॉर हुआ, तो अब जर्मनी बहुत उस टाइम पावरफुल हो गया था, क्योंकि उनको प्रूशिया का सपोर्ट था। प्रूशिया को एक तरीके से जर्मनी बोला जाता था, ओटो वन बिस्मार्क का सपोर्ट था। तो अब वो जीत ही जाएंगे। तो 3 युद्ध हुआ 7 साल के अंदर हमारा जर्मनी आज़ाद हो गया। और इसको लीड किसने किया था, मतलब वहाँ के राजा कौन बने थे? कैसर विलियम I। ये प्रूशिया के बने थे, और यानी जर्मनी आज़ाद हो गया। जर्मनी कब आज़ाद हुआ? 1871। 1832 में ग्रीस आज़ाद हुआ, 1871 में जर्मनी आज़ाद हुआ। अब हम देखते हैं इटली, क्योंकि जर्मनी इटली ज़्यादातर मतलब मैप में अगल ही बगल है, तो अब इटली वाले भी आज़ाद होंगे। क्यों नहीं आज़ाद होंगे? क्योंकि जब जर्मनी आज़ाद हो तो इनके पास भी आज़ाद होने का हक है। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। पहले इटली जब जिसकी अमेरिका की या फिर जिसकी भी कॉलोनी थी ऑस्ट्रो हंगरियन की, तो वो इटली को 7 स्टेट्स में डिवाइड कर दिए थे। और गुज़ेपी गारिबाल्डी पुट टुगेदर परफॉर्म यूनिफाइंग इटली। गुज़ेपी गारिबाल्डी ने एक पहल की कि अब इटली भी आज़ाद होगा। उन्होंने बहुत सी सोसाइटीज़ फॉर्म की, उसमें एक सोसाइटी थी यंग इटली। यंग इटली को सरदार पेनमेंट और विक्टर एमानुएल II लीड करते थे। और उसके बाद इटली में भी लगभग 3 से 4 साल का वॉर हुआ। और अब जैसे जर्मनी आज़ाद हो गया, अब इटली को जर्मनी का सपोर्ट हो गया था, तो ये भी इटली भी आज़ादी हो गया। इटली आज़ाद हुआ हमारा 1861 में, 1861 में। और इसके राजा बने थे विक्टर इमैनुअल II। अब क्या बोलते हैं, इसके किंग बने थे विक्टर इमैनुअल II। अब जर्मनी के राजा तो विक्टर एमैनुअल बन गए। अब आपको मैं फिर से रिकॉग्नाइज करा दूँ, 1832 में ग्रीस आज़ाद हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और उसके बाद इटली आज़ाद हुआ 1861 में। उसके बाद आज़ाद हुआ जर्मनी 1871 में। अब धीरे धीरे करके सब आज़ाद हो रहे थे। तो फिर अब आगे आपको इस चैप्टर्स के बहुत से मेन टॉपिक हैं जो ब्रीफली आपको समझा दें। अब जहाँ पे वॉर हो रहे थे, रिवॉल्यूशन, तो उन सब में भी बहुत सी चीज़, उसके पहले भी बहुत सी चीज़ें हो चुकी थी। द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जैसे जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, और ये ग्रेट ब्रिटेन द्वारा लीड किया जाता था। और इसमें एक शॉकिंग बात ये है कि अब पहले तो उसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड थे, ब्रिटेन भी था, लेकिन अब उसमें आयरलैंड को फोर्सली उसमें ज्वाइन करवाया गया 1801 में। यानी अब ये भी पूछा जाता है व्हाट इज एक्ट ऑफ यूनियन, तो आप यही बताएंगे 1797 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम बनाया गया था ग्रेट ब्रिटेन द्वारा, और 1801 में आयरलैंड को उसमें ज्वाइन करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन पर द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम, गॉड सेवर और नोबल किंग एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे बहुत सी अब लोगों के अंदर एक खुद की भावना आती थी कि नहीं, अब हमारा खुद का देश हो गया, अब
देश के प्रति एक फीलिंग आती थी। इस चैप्टर का मतलब ही वही है, राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइज ऑफ नेशनलिज्म एक फीलिंग है जिससे जैसे हम भारतवासी, हम भारत को लेके है ना कि हम कभी भी अपने भारत के लिए जान दे देंगे, हम भारतवासी, हम हमारे पास एक राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, हमें देश के लिए मतलब देश के लिए हमारे अंदर बहुत प्यार है। तो ऐसा उनके अंदर भी आने लगा, तो वो लोग भी अपने एक नेशनल एंथम बनाने लगे। वहाँ पे भी एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश कर दी गई। अब वहाँ पे सिंबल्स बना, जैसे यहाँ पे अशोक चक्र सिंबल है, वहाँ पे भी सिंबल्स बना, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई। अब आगे आपको दिखाएं, आर्टिस्ट इन 18th और 19th सेंचुरी स्टार्टेड अ पर्सनिफाई नेशन एज फीमेल फिगर्स। दीज फीमेल फिगर्स बिकेम नोन एज एलोगरी। एलोगरी क्या होता है, जैसे यहाँ पे भारत में भारत माता जो है वो हमारे यहाँ की एलोगरी है। यानी एलोगरी मतलब एक सिंबल है, एक सबके अंदर एक सिंबल रहता है। मतलब जैसे हमारे अंदर कोई भी अगर बोलेगा कि नहीं आप भारत से कैसे बिलोंग करते हो, आप यही बताएंगे भारत माता की जय, ऐसे लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे भी फ्रांस में भी उसको एलेग्री बोलते हैं इंग्लिश में। तो फ्रांस में एक मैरियाना को एक वहाँ की एलेग्री बन गई। जर्मनी में जर्मेनिया वहाँ की एलेग्री बन गई। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए, मतलब याद जरूर करेंगे, ये एग्जाम में आते ही है मैरियाना क्या है और जर्मनी क्या है। नहीं तो जर्मनी की एलेग्री क्या, ऐसे लोग ऐसे एग्जाम्स में इन्विजिलेटर पूछ लेते हैं। लास्ट है हमारा, ईच यूरोपियन पावर जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी wanted to extended their control over the Balkan. These led to series of war. The first world war started. मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, बाल्कन एरिया मैंने आपको दिखाया था, जिसके लीडर थे इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर थे खलीफा, उनको बोलते हैं। हाँ, ओटोमन एम्पायर के जो लीडर थे। ओके, तो अब वहाँ के यूरोप के देश लगभग सबके सब आज़ाद हो गए। तो अब जब सब आज़ाद हो गए, सबके पास डेमोक्रेसी आ गया, सबके पास खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो लोग वहाँ के अब जब धीरे धीरे डेवलप होने लगे, तो लोग वहाँ के चाह रहे थे नहीं हम अपना बॉर्डर और बढ़ाएं। तो उसी में जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ये ओटोमन एम्पायर जो जगह थी, जो रेंज था वहाँ का, तो वो बहुत बढ़िया रेंज थी, क्योंकि वहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो पूरे यूरोप में नहीं पाए जाते थे, और पूरे यूरोप में पाए बहुत लीस्ट पाए जाते थे, बहुत कम पाए। तो ओटोमन एम्पायर जो एरिया था वहाँ के जो इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर थे, उनके बाद ऑक्यूपाई किया गया था। तो अब जब एक देश उस पर हमला करेगा तो सब एक देश एक दूसरे पे हमला किया, वो ओटोमन पे हमला किए, मतलब इस एम्पायर पे हमला किए। फिर धीरे धीरे करते करते सब देश वहाँ पे, मतलब यूरोप के जितने देश थे, जितनी कंट्रीज थी, सब आपस में लड़ाई करने लगी, और वहीं से वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। अब इसका आपको मेन एक कारण बता दें, वर्ल्ड वॉर 1 का स्टार्ट होने का कारण यही है कि लोग आपस में जलने लगे कि नहीं हम बड़े हैं, हम बड़ा बनना चाहते हैं। इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 चालू हुआ। अब एक यूरोप में सब देश चाहते थे कि हमने, अब क्योंकि सब आज़ाद हो गए, तो सब लोग चाहते कि नहीं हमको क्योंकि कोई भी सेटिस्फाई कभी नहीं हो पाता, तो सब चाहते कि नहीं हमें और मिले। तो बस इसी की वजह से वहाँ पे एक ग्रीडीनेस की वजह से वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई पूरे यूरोप में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1914 में और एंड हुआ था 1918 में। ये 4 साल चला था ऊपर, और ये भी दो ग्रुप्स में हुआ था। यानी एक ये तो मानिए एक अलग टॉपिक में हम आपको बता देंगे वर्ल्ड वॉर 1, लेकिन अभी बस मैंने इस चैप्टर का ब्रीफली पूरा का पूरा मैंने चैप्टर समझा दिया है। अब मैं आपको एक टाइमलाइन दिखा रहा हूँ, जिससे आप जो भी ऊपर मैंने समझाया वो सब समझ जाएंगे। हाँ, ये टाइमलाइन है हमारा। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में। 1797 में नेपोलियन इन्वेडेड, यानी नेपोलियन जीत गया था फ्रांस को। 1804 में नेपोलियनिक कोड उसने पास किया था, जिसमें उसने सारी इक्वालिटी दे दी थी, मतलब अच्छा काम किया था उन्होंने। फिर 1814 और 1840 में वो बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गए थे, और 15 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ, और वहाँ पे फिर से मोनार्की सेटअप हो गई। 1821 में ग्रीक स्टार्ट किया अपना स्ट्रगल। उसके बाद 1832 में वो आज़ाद हो गया। 1831 में गुज़ेपे मैज़ीनी ने यंग इटली सोसाइटी फॉर्म की, और 1824 में एक इंग्लिश पोइट थे वहाँ के, लॉर्ड ब्रैड, वो बहुत बड़े पोइट थे, वो मर गए थे, यानी वो डाइड हो गए थे। उसके बाद है हमारे 1832 का, आपको कॉन्स्टेंटिनोपल याद ही है कि ट्रीटी ऑफ वहाँ पे साइन हुई थी और ग्रीस आज़ाद हो गया था। और फिर उसके बाद है हमारा 1834 जो ज़ोल्वेरियन कस्टम यूनियन था,
हाँ, सॉल्वेरियन कस्टम यूनियन था हमारा, ये फॉर्म हुआ। अब ये फॉर्म तो था पहले 1834 में ही फॉर्म था, लेकिन उस मतलब 1834 में इसका जो टैरिफ बैरियर्स था, यानी जो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में, वो कम कर दिया गया, मतलब वो हटा दिया गया 1848 में। अब 1830 से रिवॉल्यूशन चालू हो गया 1848 में। 48 क्या पूरा बताया था, जो 1918 तक हर जगह यूरोप में रिवॉल्यूशन ही चला। बस यहाँ पे एक नाम दे दिया गया कि 1830 से 1840, ये इसलिए दिया गया क्योंकि 1848 में और मतलब 1830 से 1848 में तक जो बीच का जो टाइम था, उसमें वहाँ पे बहुत बड़ी हंगर और हार्डशिप आ गई थी, एक प्लेग आ गया था वहाँ पे। सब लोग वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्लेग से जूझ रहे थे, क्योंकि अब किसी को सब लोग युद्ध, सारे देश एक दूसरे से युद्ध ही कर रहे थे, तो अब किसको, अब जब सब देश आपस में युद्ध करे तो कौन वहाँ पे कौन सा फार्म है वहाँ पे जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स उगाएगा, फिर खाएगा, फिर बेचेगा। तो ऐसे वहाँ पे बहुत बड़ी हंगर हार्डशिप्स आ गए थे, ऊपर से टैक्स अलग से लगा था। 1859 में पेडोमेंट फ्रांस डिफीटेड ऑस्ट्रिया। 1859 में प्यूडोमेंट जो थे इटली के जो सपोर्ट करे थे इटली को, वो ऑस्ट्रिया को हरा दिए। 1861 में विक्टर एमेनुअल किंग ऑफ इटली बन गए, इटली आज़ाद हो गया। अब 1859 में 1870 तक यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और 1866 से 1871 यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यानी 1861 में इटली आज़ाद हो गया, 1870 में जर्मनी आज़ाद हो गया। और फिर उसके बाद आगे जाके जब पूरा का पूरा यूरोप आज़ाद हो गया, तो फिर लोगों के अंदर एक खुद की भावना आने लगी, जलन की भावना आने लगी, जिससे लोग वहाँ के ओटोमन एम्पायर पे हमला बोल दिए, और वहाँ पे एक वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। वर्ल्ड वॉर मैं एक इस वीडियो में नहीं बता, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं वर्ल्ड वॉर के लिए एक जस्ट कुछ दिन में ही 2 दिन के अंदर मैं एक वीडियो बना दूँ, जिसमें पूरे वर्ल्ड वॉर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वो इस मेन टॉपिक तो इसका वर्ल्ड वॉर ही है, लेकिन मैंने पूरा चैप्टर ब्रीफली बता दिया। बस आपको एक बार टेक्स्ट बुक अपनी रीड कर लेना और उसका नोट्स बना लेना है। ओके, तब इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें अपने प्रीवियस वीडियोस के भी लिंक भी डाल दूंगा। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।